सीआरआमी लर्निंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज का क्लास 9th एनसीईआरटी सामाजिक विज्ञान विषय के एक महत्वपूर्ण विषय है, इतिहास की हम चर्चा करेंगे। इतिहास में भी वर्ल्ड हिस्ट्री की इसमें चर्चा होगी। तो जो आपके सिलेबस है, जो आपका पाठ्यक्रम है, उसमें पहला चैप्टर आपका फ्रांस की क्रांति दिया गया है। तो वहीं से हम इसकी शुरुआत करते हैं। तो फ्रांस की क्रांति जो थी वो यूरोपीय जगत में एक अनोखी क्रांति मानी जाती है। 14 जुलाई 1789 ईस्वी को बास्तिल के फाटक को तोड़कर क्रांतिकारियों ने क्रांति का शंखनाद किया और वहाँ के शासक लुई 16वें की सत्ता का अंत किया जाता है। और दूसरा एक बड़ा पहलू है कि समाज भी बहुत बड़ा संकटग्रस्त था। समाज की स्थिति भी बहुत खराब थी। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार बड़े पैमाने पर फैल चुके थे। तो ऐसे दौर में व्यवस्था को पलटने के लिए भी एक क्रांति हुई थी। और सबसे बड़ा पहलू है कि इस क्रांति ने पूरे विश्व को स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के रूप में एक नया नारा दिया, जिसने समानता की लड़ाई को आगे बढ़ाने का काम किया। तो फ्रांस की क्रांति की हम चर्चा करते हैं यहाँ पर। तो फ्रांस की जो क्रांति है, चर्चा करें यहाँ। 1789 ईस्वी में हुई थी। 1789 ईस्वी में क्रांति हुई थी। अब यहाँ पर देखें, जिस समय अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, 1776 ईस्वी में अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम हुआ था और इसका जो तात्कालिक कारण था वो बोस्टन टी पार्टी की घटना थी। अमेरिका के क्रांतिकारियों ने चाय की जो अंग्रेजों की पेटियां थी उसको समंदर में फेंक दिया और फेंकने के बाद क्रांति का शुभारंभ किया। और ये क्रांति जो हुई थी जॉर्ज वाशिंगटन के नेतृत्व में हुई थी। तो इस क्रांति ने भी एक बड़ा प्लेटफॉर्म तैयार किया। लोगों को एक मैसेज गया कि इस उपनिवेशवादी सत्ता को उखाड़ फेंका जा सकता है। कहीं से भी अंग्रेज अजय नहीं है, उनको परास्त किया जा सकता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अमेरिका की स्वतंत्रता संग्राम 1776 ईस्वी में चल रहा था। ठीक उसी समय जो फ्रांस की क्रांति के बीज भी बोए जा रहे थे। मतलब इसी समय फ्रांस की क्रांति का भी एक बैकग्राउंड तैयार किया जा रहा था। इसके बाद फ्रांस की जो स्थिति थी वो अमेरिका से बिल्कुल भिन्न थी। अमेरिका की जो स्थिति थी वो उपनिवेशवाद से ग्रसित था। वहाँ पर इंग्लैंड का उपनिवेश था, लेकिन फ्रांस में ऐसा कुछ नहीं था। फ्रांस में राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी और वहाँ पर जो उनके स्थानीय सरकार थे उससे वो पीड़ित थे, जो राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली चल रही थी। अब वहाँ भी अमेरिकी क्रांति का व्यापक असर पड़ रहा था कि अमेरिका में जब बड़े पैमाने पर व्यवस्था परिवर्तन हो सकता है, वहाँ पर चीज़ों को बदला जा सकता है, तो फ्रांस में क्यों नहीं बदला जा सकता है। वहाँ के जो विचारक थे, जो दार्शनिक थे, जो लेखक थे, जो मध्यम वर्ग था, उसने उसको लीड करने का काम किया। पूरे विश्व के क्रांतियों में एक चीज कॉमन है कि इसे लीड करने का काम किया है मिडिल क्लास ने। और इस मिडिल क्लास में डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, छोटे व्यवसायी, अध्यापक, इन सब का नाम आता है। तो अब यहाँ हम बढ़े। अमेरिका की क्रांति की अपेक्षा फ्रांस की क्रांति ने संसार को अधिक प्रभावित किया था, विश्व को बड़े स्तर पर प्रभावित किया था, जिसने नया स्लोगन दिया था। इसके कारण संसार के अनेक देशों में उथल पुथल हुई, जिसके प्रति कोई भी देश तटस्थ नहीं रह सका। मतलब कोई भी देश यहाँ पर तटस्थ नहीं रह गया। इसका बड़ा व्यापक असर हुआ, हर देश में इसका असर हुआ। फ्रांस की क्रांति का भारत के इतिहास में भी असर हुआ, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भी असर होता है। वहां से भी लोग प्रेरणा ले रहे थे। तो ऐसे दौर में फ्रांस की क्रांति का जो आयाम था वो बहुव्यापी था पूरे विश्व में। वहाँ के जो लीडर थे, वहाँ के जो क्रांतिकारी थे, उनकी व्यवस्थाओं का बड़ा असर हुआ। जैसे रूसो का भी बड़ा असर होता है। उसने एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट।
जिसमें एक प्रसिद्ध कथन मिलता है कि मनुष्य तो स्वतंत्र पैदा हुआ है लेकिन वह सर्वत्र बंधनों में जकड़ा हुआ है। मॉन्टेस्क्यू का स्पिरिट ऑफ लॉज, शक्ति का पृथक्करण का जो सिद्धांत था, वो भी पूरे विश्व के लिए एक रोल मॉडल बना। दिदरो, वॉल्टेयर, एक से बढ़कर एक विचारक पैदा हुए फ्रांस की क्रांति के द्वारा, जिसने समूचे विश्व को आकर्षित करने का काम किया था। तो अब आगे बढ़े हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट सेगमेंट पे मेन टॉपिक पर आते हैं। चलें। तो फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस की सामाजिक स्थिति कैसी थी उसकी हम चर्चा करेंगे। जब फ्रांस की क्रांति हुई तो उस समय समाज में 3 एस्टेट था, 3 वर्ग माना जाता था। जो प्रथम स्टेट था वो पादरी वर्ग था। उसमें भी एक उच्च कुलीन पादरी थे और एक निम्न कुलीन पादरी थे। मतलब एक पादरी जो थे वो सर्वे सर्वा थे, उनका सभी विशेषाधिकार उनको प्राप्त थे, धर्म सत्ता पूरी तरह उनके हाथ में हावी थी और वो बड़ी से बड़ी सत्ता को ललकारने का दम रखते थे। दूसरा, राजा और महाराजा जिससे संबंधित थे वो दूसरा वर्ग था। और तीसरा जो वर्ग था वो मजदूरों का वर्ग था, जो मिडिल क्लास वर्ग का वर्ग था, इन सब का वर्ग था। तो उसमें जो सामाजिक सोपान था उसका बड़ा असर पड़ता है। तो फ्रांस की जो सामाजिक स्थिति उसकी जरा चर्चा हम कर लें। तो फ्रांस की दशा यूरोप के अन्य देशों की दशा से बहुत खराब नहीं थी, ठीक। फिर भी साधारण जनता को अनेक कष्ट सहन करने पड़ते थे, क्योंकि करों का बोझ बहुत तेजी से बढ़ रहा था और पावरोटी का भी दाम बहुत तेजी से बढ़ गया था, वो भी बड़ा मसला था। किंतु शासक जो था वो निरंकुश थे और फिजूल खर्ची बहुत ज़्यादा करते थे, बहुत बड़े स्तर पर फिजूल खर्ची था। और इन्हीं फिजूल खर्चियों की वजह से फ्रांस की जो आर्थिक स्थिति थी वो बहुत खराब हो चुकी थी। अभिजात वर्ग मतलब एलिट वर्ग और पादरियों को विशेषाधिकार प्राप्त था, इनके पास कई सारे विशेषाधिकार प्राप्त थे, ठीक है। और इस समय किसान भूमिहीन हो चुका था, किसानों को जो भूमि था उससे बेदखल कर दिया गया था। मजदूर बेरोजगार हो गए थे, उनको कोई रोजगार ही नहीं मिल रहा था। और कराधान में भी बड़ी असमानता दिखाई दे रहे थे कि विभिन्न प्रकार के करों को लाद दिया गया था जनता के ऊपर और करों के बोझ से जनता करा रही थी, जो प्रजा थी वो करा रहे थे। तो ये बड़ा संकट उपस्थित होता है। 18वीं सदी में फ्रांस एक शक्तिशाली राज्य था, बहुत शक्तिशाली राज्य था। उत्तरी अमेरिका के एक विस्तृत क्षेत्र और वेस्ट इंडीज के द्वीपों के समूह पर इसका अधिकार था। इस दिखावटी शक्ति के होते हुए भी फ्रांसीसी राजतंत्र को एक महान आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा था। बहुत बड़ा संकट अब सामने उसके आ रहा था, चूंकि लुई 16वां जो था वो निरंकुश शासक था और उसकी सत्ता पर भी मेरी आंतोनेट जो उसकी पत्नी थे उसका दबदबा बहुत तेजी से बढ़ रहा था और उस दबदबे की वजह से वो अपने काम को बेहतर तरीके से संचालित नहीं कर पा रहा था। इस नाते फ्रांस की जनता को भी ये लगा कि स्थितियां हमारे नियंत्रण से बाहर निकल रही है और करों के बोझ से तो वो दबी गए थे। तो विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग यानी स्टेट की बात करें, इनकी बात करें तो विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग या स्टेट यानी फ्रांसीसी जो समाज था वो वर्ग में विभाजित था, जिसको हम एस्टेट कहते हैं, यानी एक सामाजिक सोपान बना था। जैसे प्राचीन भारत का इतिहास हम पढ़ते हैं तो उसमें भी कई वर्ग दिखाई देते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर भी था। तो यहाँ पर क्या है कि विशेषाधिकार वर्ग दिखाई दे रहा था, तो उनके जो अधिकार थे वो असीमित थे और कुछ मनमाने हक भी वो जताते थे।
तो ऐसे दौर में जो फ्रांसीसी समाज था वो एस्टेट में विभाजित था, वर्ग में विभाजित था। विशेषाधिकार प्राप्त दो वर्ग थे, एक पादरी वर्ग था, पादरी मतलब जो धार्मिक मामलों का प्रमुख होता था उसको हम पादरी कहते हैं, और दूसरा कुलीन वर्ग आता था जिसमें बड़े बड़े सामंत राजा महाराजा आते थे, वो कुलीन वर्ग कहलाता था। इनको क्रम से पहला और दूसरा वर्ग कहा जाएगा, यानी पहले वर्ग में पादरी आते थे और जो दूसरा वर्ग था उसमें कुलीन आते थे। ये दो वर्ग थे। इसके अलावा पहले वर्ग में लगभग 1,30,000 पादरी थे, ये बहुत बड़ी संख्या थी। दूसरे वर्ग में लगभग 8,000 80,000 परिवार या 40,000 व्यक्ति थे, जो दूसरा वर्ग था। यानी एक बड़ा वर्ग जनता के जो पैसे थे, यानी प्रजा के जो पैसे थे, जो टैक्स था, उसका बहुत बड़ी मात्रा में बेतहाशा फिजूल खर्ची हो रही थी, इसका इस्तेमाल कर रहे थे। इन दोनों वर्गों के व्यक्ति प्राय सभी करों से मुक्त थे। मतलब जो कुलीन वर्ग था और पादरी था वो सभी प्रकार के कर से मुक्त थे, और जो जनता थे, जो प्रजा थे, उसको ही टैक्स देना पड़ता था। तो ये बड़ा मसला था। प्रशासकीय पदों और सेना के उच्चतर पदों पर अधिकतर इन्हीं वर्ग की नियुक्ति की जाती थी। मतलब एक ऐसा वर्ग था जिसका इन्हीं पदों पर इनको नियुक्त भी किया जाता था। दूसरा, ये टैक्स से वंचित थे, तो ऐसे दौर में टैक्स का जो बोझ था वो और तेजी से प्रजा के ऊपर बढ़ता गया। फ्रांस की जो जनसंख्या थी उस समय यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या दिखाई दे रही है। 2,50,00,000 की संख्या दिखाई दे रही है जो फ्रांस की जनसंख्या थी। मगर फ्रांस के कुल भूमि का 40% भाग इन्हीं वर्गों के व्यक्तियों के पास था। मतलब जो इतनी बड़ी संख्या दिखाई दे रही है 2,50,00,000 की, अब उनके पास जो फ्रांस की 40% भूमि, जो 40% भूमि थी उस पर इनका कब्जा था। यानी 100% भूमि पे से मिलाकर देखा जाए तो 40% भूमि पर इन्हीं का कब्जा था, और 60% जो भूमि थी वो अन्य वर्गों के हाथ में थी। ठीक, इन दोनों वर्गों की आय मुख्य रूप से इनकी बड़ी बड़ी जमींदारी से होता था। जो जमींदारियां थी बड़ी बड़ी, इन्हीं से इनको आय प्राप्त होती थी। इन दोनों वर्गों में अभिजात वर्ग के व्यक्ति फिजूल खर्ची तथा भोग विलास के जीवन बिताते थे, और सारे वैभवशाली खर्चा करते थे। उनका रहन सहन ठाट बाट एकदम क्लास लेवल का था, उच्च लेवल का था। तो यहाँ पर किंतु दोनों उच्च वर्गों में कोई कुछ निर्धन व्यक्ति भी थे, वे सभी बहुत असंतुष्ट थे। मतलब इसमें भी दो मीडियम दिखाई देता है। पादरी में भी देखते हैं कि कुछ लोग निम्न क्लास के थे और वो तीसरे स्टेट में आते थे, और कुलीन वर्ग में भी कुछ निचले दर्जे के होते थे, वो भी तीसरे स्टेट यानी तीसरे वर्ग में आते थे। तो उनके अंदर भी एक असंतोष की भावना थी, और उसी असंतोष की भावना ने क्रांति को आगे बढ़ाने का काम किया। अपने वर्गों के धनी लोगों को अपने कष्टों के लिए दोषी ठहराते थे। मतलब जो धनी वर्ग था उनको अपने कष्ट का ये दोषी ठहराते थे कि उन्होंने ही सारे विशेषाधिकारों को कब्जा कर लिया है। तो ऐसे दौर में हमारी जो स्थिति है वो कमोबेश बहुत खराब होती जा रही, सारी व्यवस्थाओं का लाभ यही उठा रहे थे। तो इस नाते एक ऐसा असंतोष इन तबकों में उभरता हुआ दिखाई दिया जिसने आगे चलकर फ्रांस की क्रांति का पृष्ठभूमि तैयार किया, क्योंकि ये वर्ग बहुत बड़ी संख्या में थे और नाराज भी चल रहे थे। तो उसी नाराजगी का खामियाजा फ्रांस की क्रांति के रूप में आगे दिखाई देता है। आगे बढ़े हम लोग। अब तीसरे वर्ग की बात करें जिसमें सर्वसाधारण जनता आती है, यानी जो प्रजा थी। तीसरा वर्ग, फ्रांस की शेष जनता तीसरे वर्ग में आती थी, जिसमें मजदूर आते थे बहुत बड़ी संख्या में, किसान, दस्तकार, वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, ये उसी वर्ग में आते थे। इस वर्ग में जनसाधारण आते थे जो
कुल जनसंख्या का 95% थी। जो जनसंख्या थी उसका 95% इन्हीं का था। तीसरे वर्ग के लोगों के पास कोई विशेषाधिकार भी नहीं था और ये विशेषाधिकार विहीन वर्ग था, कोई इनके पास विशेषाधिकार नहीं था। इनके बीच भी जीवन स्तर और संपत्ति को लेकर बहुत अंतर था। मतलब जो संपत्ति थी, जो जीवन का इनका स्तर था, वो नारकी हो चुका था। बहुत खराब कंडीशन चल रही थी इनकी, हालात बहुत बदतर चल रहे थे। तीसरे वर्ग में सबसे अधिक जनसंख्या जो थी वो किसानों की थी, जो सबसे ज्यादा टैक्स दे रहे थे। तो इन किसानों के अंदर भी एक असंतोष उभर रहा था। फ्रांस की कुल जनसंख्या में लगभग 80% किसान थे। यानी तीसरा वर्ग जो तीसरा जनसाधारण वर्ग दिखाई दे रहा है, उसमें किसानों की संख्या मिला जुला कर 80% हो जाती है। तो जिसको टैक्स देना है वो बड़ी संख्या में तो है, लेकिन एक विशेषाधिकार वर्ग जो था, जिसको कुलीन वर्ग कहा जाता है, उनको कोई टैक्स नहीं देना होता था और नीचे वाले के टैक्स से ही वो मजे ले रहे थे। तो ऐसे दौर में असंतोष की भावना तो उभरेगी। इस वर्ग का जो जीवन था बहुत निम्न स्तर का हो चुका था। फ्रांस के किसान मध्यकाल के कृषि दासों एवं पूर्वी यूरोप के 18वीं सदी के कृषि दासों की तरह न होकर स्वतंत्र किसान थे। यानी जो मध्यकाल में हम देखते हैं कि सामंतवाद बड़े स्तर पर यूरोप में था, जिसकी वजह से वहाँ कृषि दासता थी, चर्च की प्रधानता बढ़ गई थी और ये सामंत वर्ग पूरी जल जमीन सारी चीज़ों पर कब्जा किए हुए थे। तो ऐसे दौर में इससे आज़ादी भी हमें 1453 ईस्वी में मिलता है, जब पुनर्जागरण होता है। तो वहीं से यूरोप के इतिहास में आधुनिक काल की शुरुआत भी मानी जाती है कि पुरातन व्यवस्था को त्याग कर नवीन व्यवस्था अपना लिया था उसने। आगे बढ़े। अधिकतर किसानों के पास अपनी भूमि थी, किंतु अधिकांश किसान भूमिहीन थे और उनके खेत बहुत छोटे थे। यानी बहुत तेजी से भूमिहीन किसान दिखाई दे रहे थे। मतलब सामंतवादी व्यवस्था का बहुत बड़ा असर यहाँ पर भी देखने को मिला कि जो सामंत थे उनके पास भूमि भी ज़्यादा थी और उनको टैक्स भी नहीं देना होता था, लेकिन किसानों के पास भूमि भी कम थी और उनको टैक्स देना पड़ता था। तो इस नाते ये बड़ा संकट दिखाई दे रहा था। आगे बढ़े हम लोग। काश्तकारों और बटाईदारों की दशा इन किसानों की दशा से अधिक दयनीय थी। यानी काश्तकार जो थे और बटाईदार थे। काश्तकार भी एक मजदूर थे जो कुछ विशेष काम करते हुए दिखाई दे रहे थे, और बटाईदार भी होते थे। इन सबकी स्थिति किसानों से बहुत खराब थी। ठीक है। खेतों पर मजदूरी करने वालों की आय इससे भी कम थी। जो खेतों में मजदूरी करते थे उनकी आय बहुत कम थी, और ये भी एक बड़ा असंतोष दिखाई दे रहा था, क्योंकि जो मजदूरी कर रहे थे उनकी स्थिति बड़ी खराब थी। आज भी आप सुनते होंगे गांव में एक प्रथा होती है, लेहना की प्रथा। जैसे जो मजदूर होता है वो बीघा या बिस्वा में या जो भी काटता है, तो उसके बाद उसको लेहना के तौर पर कुछ बोझ दे दिए जाते हैं। तो ऐसी दशा फ्रांस की क्रांति में भी देखने को मिला है कि वहाँ पर जो काम करते थे लोग, तो कंडीशन इस तरह से बहुत खराब था कि मजदूरी तो कर रहे हैं लेकिन उसके एवज में उनको बहुत कम दाम मिल रहे हैं। या बेगारी की प्रथा के तौर पर अगर देखें तो उससे थोड़ा सा भिन्न तो दिखाई दे रहा है। बेगारी में बगैर पैसे का ही काम कराया जाता था, लेकिन यहाँ पर व्यवस्थाएं तो हैं लेकिन काम ज़्यादा है और करों का बोझ भी बहुत बढ़ गया था। ठीक। तो अब यहाँ पर बात करें 18वीं सदी में फ्रांस की कृषि व्यवस्था में कुछ परिवर्तन किए गए थे। ठीक है। अब इसमें कुछ और चीज़ें मैं ऐड करना चाहूँ तो औद्योगिक क्रांति होती है इंग्लैंड में जब, तो इसका बड़ा असर हुआ था। 18वीं शताब्दी में भी हुई थी, जिसके द्वारा भाप के इंजन का आविष्कार किया गया था और बहुत सारी टेक्नोलॉजी की चीज़ों का आविष्कार किया गया था। तो इंग्लैंड की जो औद्योगिक क्रांति थी
वो भारत के कच्चे माल से हुई थी। बहुत बड़ी संख्या में भारत के द्वारा कच्चा माल जाता था और वहाँ पक्का होकर बड़े दामों पर पूरे विश्व में बेचे जाते थे। तो अमेरिका के साथ साथ फ्रांस, रूस, जर्मनी, ब्रिटेन, पूरे समूचे विश्व को इस क्रांति ने प्रभावित किया था। तो फ्रांस भी इससे अछूता नहीं था। तो यहाँ पर हम देखें कि इससे किसानों की जो दशा पहले से भी चिंताजनक हो गई थी, क्योंकि जो कृषि व्यवस्था में परिवर्तन जब हो रहा था तो उससे बहुत सारे दुष्परिणाम आ रहे थे। यह जंगल के जलाने के लिए न ईंधन ले सकता था और न अपने पशुओं के घास के मैदानों को चरा सकता था। मतलब जो पशुओं के लिए चारागाह बनवाए गए थे वो बंद कर दिए गए और मशीनों का बहुत तेजी से इस्तेमाल भी होना शुरू हुआ। तो जब मशीनों का इस्तेमाल बहुत तेजी से हुआ तो इससे क्या हुआ कि मजदूरों की संख्या भी बहुत घट गई। जैसे 1957 ईस्वी में B.R. चोपड़ा ने एक फिल्म बनाई थी, उस फिल्म का नाम था नया दौर। उसमें आप देखते हैं कि दिलीप कुमार ने जो रोल किया था, तो उसमें दिखाया कि कैसे मशीनों की प्रबलता जब बढ़ जाती है तो मजदूरों की स्थिति कितनी खराब हो गई थी। तो यही यहाँ पर भी है कि मशीनीकरण बहुत तेजी से हो जा रहा था, उसके एवज में कम पैसे में ज़्यादा काम हो रहा था और मजदूरों को ज़्यादा संख्या में रखने से भी काम बहुत ज़्यादा समय तक हो रहा था। तो इसका भी इम्पैक्ट, प्रभाव पड़ता है फ्रांस की क्रांति में। तो अब यहाँ पर उसके ऊपर करों का आसानी भार भी बढ़ गया था। जो कर थे वही बताया ना कि कर जो था वो बहुत बड़ी संख्या में ये तीसरा एस्टेट यानी तीसरा वर्ग ही दे रहा था। जो विशेषाधिकार पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग थे वो तो कर मुक्त थे, तो उनके सारे व्यवस्थाओं का खर्च झेलने के लिए जो टैक्स लगता था वो यही वर्ग दे रहा था। तो ऐसे दौर में करों के अतिरिक्त तो उसे बेगारी भी करनी पड़ती थी। बेगारी का मतलब होता है कि बगैर शुल्क का मेहनताना, उसी को हम बेगारी कहते हैं। यह सामंती व्यवस्था का विशेषाधिकार इसमें दिखाई देता है। अब सार्वजनिक कार्य पूरा करने के लिए पहले से अधिक बेगारी कराई गई, मतलब जो आवश्यकताएं थी उसकी पूर्ति हो नहीं रही थी। तो ऐसे दौर में बेगारी की प्रथा बहुत तेजी से बढ़ती है। जैसे हम देखते हैं कि भारत के इतिहास में गुप्त काल में बेगारी अपने चरम पर थी, ऐसे ही यहाँ पर भी ये स्थिति होती है। और उस बेगारी की प्रथा को वृष्टि भी कहा जाता था प्राचीन भारत के इतिहास में, जहाँ पर बड़ी संख्या में इसको संपादित किया गया था। आगे चले हम लोग। मिडिल क्लास की बात करें, मध्य वर्ग या मिडिल क्लास। तो मिडिल क्लास भी दो प्रकार के होते हैं, एक अपर मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास। तो अपर मिडिल क्लास की स्थिति हमेशा खराब नहीं रही है, लोअर मिडिल क्लास की ही स्थिति ज़्यादा खराब रही है। एक उच्च मध्य वर्ग होता है, एक निम्न मध्य वर्ग होता है। तो लोअर मिडिल क्लास की स्थिति बड़ी खराब थी। तो यहाँ चले हम लोग मध्य वर्ग की बात कर ले। तीसरे वर्ग के सभी व्यक्ति भूमि पर काम नहीं करते थे, मतलब इस वर्ग में भी जो सभी वर्ग था वो भूमि पर काम नहीं करते थे। इस वर्ग में कस्बों और शहरों में रहने वाले शिल्पी, जो शिल्पकार थे, मजदूर, निर्धन व्यक्ति शामिल थे जो काम करते थे और सभी लोग काम नहीं करते थे। शहरों के निर्माण का भी बहुत बड़ा श्रेय इन शिल्पियों को ही जाता है। भारत के इतिहास में भी 4 नगरीय क्रांति हुई थी और उस नगरीय क्रांति में इन शिल्पियों का बड़ा रोल रहा है। जो पहली नगरीय क्रांति हुई है जिसके परिणाम स्वरूप हड़प्पा का उदय होता है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दिखाई देते हैं बड़े शहर के तौर पर। दूसरी जो क्रांति हुई थी उसके तहत 16 महाजनपद दिखाई देते हैं, यानी बुद्ध के काल में या 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व उसको रख सकते हैं। तीसरी तुर्कों के भारत में आगमन के बाद होता है।
जब दिल्ली और लाहौर जैसे बड़े शहर दिखाई दिए, और चौथी आज़ादी के बाद। तो नगरों के निर्माण में भी इनकी बड़ी भूमिका रही है। बुर्जुआ वर्ग, बुर्जुआ का मतलब होता है मध्य वर्ग होता है, ठीक है। इसमें लेखक आते हैं, डॉक्टर आते हैं, वकील आते हैं, इंजीनियर आते हैं, छोटे व्यापारी आते हैं, ठीक। टीचर भी इसी में आते हैं, और असैनिक अधिकारी भी, क्लर्क, लिपिक, बैंक कर्मी और कारखाने के मालिक वगैरह भी इसी श्रेणी में आते हैं, जो धनी वर्ग था, ठीक है। और इनका जो लेवल था वो बहुत बड़ा था। जैसे मैंने आपको बताया कि किसी भी क्रांति को लीड करने का अगर आपसे सर्वमान्य कारण पूछा जाए तो आप आंख मूंद कर जा सकते हैं मिडिल क्लास पर, और वो भी उच्च मध्य वर्ग पर। चाहे 1857 की क्रांति हो, चाहे अमेरिका क्रांति हो, चाहे रूस की क्रांति हो, चाहे फ्रांस की क्रांति हो, सब में मध्य वर्ग ने लीड किया है। तो यहाँ पर भी यही वर्ग पूरी तरह प्रभावी दिखाई दे रहा है। अब यहाँ बात करें हम लोग आर्थिक दृष्टि से, इस वर्ग के लोगों का महत्व बहुत अधिक था, और ये बौद्धिक वर्ग भी था। इनके विचारों का समाज पर बड़ा असर भी होता है। कहीं पर भी आप देखें, कोई टीचर बोलता है, कोई व्यापारी है, कोई वकील है, तो उसका एक सामाजिक समूह होता है अपना। तो यहाँ पर भी ऐसा दिखाई दे रहा था। अरे, आज के भारत के भी जितने बड़े लीडर हैं उसमें ज़्यादातर डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, पत्रकार यही सब दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर भी ये था। व्यापार और वाणिज्य में यह वर्ग काफ़ी सक्रिय था। यानी ये वर्ग जो था वो व्यापारिक रूप से बहुत सक्रिय था। फ्रांसीसी उपनिवेशों की स्थिति ने काफ़ी धनी इन्हें बना दिया था। जो उपनिवेशवादी व्यवस्था थी फ्रांस की, उसकी वजह से वाणिज्य और व्यापार में सम्मिलित होकर काफ़ी धनी हो गया था वर्ग। तो ऐसे समय में इस वर्ग का बड़ी भूमिका दिखाई दे रही है यहाँ पर। इसलिए राज्य में जो पादरी थे और कुलीन वर्ग इसके ऋणी हो गए थे, ठीक है। इन्होंने 19वीं सदी में आर्थिक और सामाजिक जीवन में बड़े स्तर पर फेरबदल किया था, या जिसको परिवर्तन कह सकते हैं। मध्य वर्ग को राजनीतिक अधिकार बिल्कुल नहीं था। मतलब ये जो वर्ग था, इनको राजनीतिक अधिकार नहीं दिया गया था। ये राजनीति में भाग ले सकते हों, मतदान कर सकते हों, तो इनको राजनीति से वंचित कर दिया गया था, ठीक है। इस वर्ग का समाज में भी कोई विशेष सम्मान नहीं दिया गया था, और इस वर्ग के सदस्यों का बार बार अपमान सहना पड़ रहा था इनको। जो इस वर्ग के सदस्य थे बार बार अपमानित अपने आप को महसूस कर रहे थे। दस्तकार और शहरों के मजदूरों की बात कर लें यहाँ, तो 18वीं सदी में फ्रांस के शहरों के निर्धन वर्ग की दशा बहुत खराब हो गई थी। इस वर्ग में मजदूर और दस्तकार शामिल थे। उनको हीन प्राणी समझा जाता था और उनके पास कोई अधिकार नहीं था। बिना मालिक की इच्छा के और उससे अच्छे आचरण का प्रमाण पत्र लिए बिना कोई मजदूर अपनी नौकरी छोड़कर दूसरी नौकरी में नहीं जा सकता था। जिन मजदूरों के पास प्रमाण पत्र नहीं होता था उन्हें बंदी बनाया जा सकता था। यानी इसी को हम कृषि दासता से जोड़कर रख सकते हैं कि जो मजदूर थे उनका विशेषाधिकार का एक तरफ तो हनन हो रहा है, दूसरी तरफ वो दूसरी जगह अगर मजदूरी करने जा रहे हैं तो उसके लिए उनको प्रमाण पत्र बनवाना होता था। और जब तक मालिक आज्ञा नहीं देगा तब तक वो जा नहीं सकते हैं। तो बड़ा शोषण था ये। उन्हें सुबह से लेकर शाम तक कठिन परिश्रम करना पड़ता था और बहुत से कर देने पड़ते थे। जो कर थे बहुत इनको देना पड़ता था, और इन करों में टैक्स कर भी बहुत महत्वपूर्ण था। ये बहुत महत्वपूर्ण कर था। बताए हुए मजदूर बहुत से गुप्त संस्थाएं बना लेते थे, जो और बहुधा हड़ताल और विद्रोह भी कर देते थे। जो बहुत सताए हुए मजदूर थे ये हड़ताल करते थे, अपने जन आंदोलन करते थे अपनी मांग के लिए, और दूसरी तरफ इनके अंदर असंतोष की भावना बहुत तेजी से बढ़ रही थी।
तो इस लेक्चर में हमने फ्रांस के समाज का अध्ययन किया इसमें, कि फ्रांस का जो समाज था वो कैसा था। अब हम इसका संक्षिप्त रूप से एक बार मूल्यांकन कर ले तो लेक्चर में जो थोड़ी बहुत कमियां हैं वो भी दूर हो जाए। तो अब इसमें मेनली क्या है कि जो समस्या दिखाई दे रही कि इस पूरे टॉपिक पर, तो फ्रांस का जो समाज है उसका 3 वर्ग है और उस वर्ग को फ्रेंच भाषा में एस्टेट नाम दिया गया है। तो प्रथम एस्टेट जो था, यानी पहला जो वर्ग था, उसमें पादरी आते हैं और पादरी का भी 2 वर्ग था, एक उच्च कुलीन पादरी थे और एक निम्न स्तर के पादरी थे। मतलब आप मान सकते हैं कि जो धार्मिक सेवा में लगे हुए थे, उनका जो काम करते थे, उनका जो हाथ बटाते थे, वो पादरी दूसरी श्रेणी में थे। और इन जो दूसरी श्रेणी के थे, इनकी स्थिति भी तृतीय स्टेट के समान हो गई थी। तो ऐसे दौर में इनका असंतोष बहुत तेजी से उभर रहा था और ये तीसरे वर्ग में आते थे और उनके साथ मिले हुए थे। और दूसरा जो वर्ग था वो कुलीन वर्ग कहलाता था, जिसमें राजा महाराजा ये सम्मिलित थे। और तीसरा जो वर्ग था वो उसमें आते हैं किसान, मजदूर, वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, छोटे व्यापारी, इनका रोल था। तो यही जो तीसरा स्टेट था वही सबसे ज्यादा पीड़ित था इस व्यवस्था से। जो फ्रांस की वर्तमान राजतंत्रात्मक सरकार थी उस समय की, उसमें सारा कर इन्हीं को देना पड़ता था और उनको विशेषाधिकार से भी वंचित कर दिया गया था। उनको न मतदान का अधिकार था, न राजनीति में भाग लेने का अधिकार था। सारे प्रकार के टैक्स भी ये देते थे, तब भी उन्हें वंचित कर दिया गया था। तो ये बड़ा तबका जो था वो इकट्ठा होता है, जिसमें कुछ बड़े नाम दिखाई देते हैं, वॉल्टेयर, रूसो, दिदरो, तुर्गनेव, रूसो, मॉन्टेस्क्यू, इन सब ने खुलकर मुखालफत किया कि जिस व्यवस्था में हमें रखा गया है उसमें हमें कोई आज़ादी नहीं है, हर तरफ हम बंधनों में जकड़े हुए हैं। तो इसी 3 वर्ग में जो तीसरा वर्ग था, यानी जिसके ऊपर करों का बोझ बहुत तेजी से लादा गया था, जिनको सारे विशेषाधिकार से वंचित कर दिया गया था, उन्होंने ही क्रांति का शंखनाद किया। तो आज के इस लेक्चर में हमने फ्रांस के समाज की चर्चा कर ली। नेक्स्ट लेक्चर में हम फ्रांस की क्रांति की जो शुरुआत है, यानी 14 जुलाई 1789 ईस्वी में बास्तिल के फाटक को तोड़कर क्रांतिकारियों ने जिस क्रांति की शुरुआत की, वहां से हम आगे बढ़ेंगे। फिर इसके बाद फ्रांस की क्रांति के और दशाओं पर और उसमें जो दार्शनिकों का योगदान था उस पर भी चर्चा करेंगे। तो आज के हमारे लेक्चर के लिए इतना ही। धन्यवाद।